हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 17 और अध्याय का नाम है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो साथ ही इस क्लास का लेसन 1 से लेसन 16 तक का वीडियो बना दिया है और मैंने लेसन 1 से लेसन 7 तक का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। पिछले वीडियो में मैंने आपको मानव श्वसन तंत्र के बारे में बताया था और उसकी संरचना के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ श्वसन की क्रियाविधि और कुछ अन्य चीजें जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप पिछला वीडियो जरूर देख करके आइएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा। देखिए, श्वसन में 2 चरण सम्मिलित हैं। अंतःश्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुसफुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। देखिए, जो सांस है, श्वसन है, वह 2 चरण पूरा होता है। पहला चरण है अंतःश्वसन, दूसरा है निःश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब है वायु को अंदर की ओर खींचना, यानी वायुमंडलीय वायु को फेफड़े तक पहुंचाना। और निःश्वसन का मतलब है जो फेफड़े की वायु है, फेफड़े में जो वायु है उसको मुक्त करना, यानी बाहर की ओर छोड़ देना। ठीक है, यानी सांस अंदर लेने को अंतःश्वसन और सांस को छोड़ देने को निःश्वसन कहता है। और यह कैसे होता है? तो ये वायुमंडल के बीच, वायुमंडल और फेफड़ों के बीच, ठीक है, वायुमंडल और फेफड़ों के बीच दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। दाब प्रवणता का मतलब क्या हो गया? दाब, जो फेफड़े का दाब है और वायुमंडल का दाब है, उसके बीच में अंतर करना। ठीक है, अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। यानी जब वायुमंडल का दाब ज्यादा हो और फेफड़े का दाब कम हो जाए, तब हम लोग अंतःश्वसन करते हैं, यानी सांस अंदर की ओर जाता है। इसी तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतर फुसफुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का दाब, यानी फेफड़े का, देखिए वायुमंडल का दाब तो हम लोग कम बेस कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में है नहीं कि वायुमंडल का दाब कम या ज्यादा करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि फेफड़े का दाब कम या अधिक कर देते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या जरूरी है? हमारे शरीर में डायफ्राम होता है और एक विशिष्ट पेशी समूह होता है। इस विशिष्ट पेशी समूह में क्या होता है? पसलियां होती है और उनके बीच में स्थित बाह्य और अंतरा परसुक होते हैं, या उसे हम लोग इंटरकोस्टल कहते हैं। इसे मैं आपको दिखाता हूं फिगर के माध्यम से। तो देखिए, यह है आपका डायफ्राम, ठीक है, जो नीचे की ओर जाता है। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तब नीचे की ओर जाता है, और जो पसलियां हैं ये बाहर की ओर फैलती है, जिससे क्या होता है कि फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ये लिख रहा है ना, वक्ष के आयतन में वृद्धि। अब वक्ष यानी आपका छाती क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये फेफड़े, ये जो डायफ्राम है वो नीचे आएंगे, पसलियां इधर दूर भागेंगी, जिससे क्या होगा? इसका आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाएगा, अब मान लीजिए कि इतना बड़ा, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि इतना बड़ा आपका फेफड़ा था। अब ये क्या हो जाए, जब डायफ्राम नीचे आ जाएगा और पसलियां इधर चली जाएगी, तो आपका जो फेफड़ा होगा वो इतना बड़ा हो गया। तो क्या होगा? इसमें जितनी वायु थी, थोड़े से क्षेत्रों में जितनी वायु थी, वो ज्यादा बड़े क्षेत्रों में फैल जाएगी। यानी जो अंदर वक्ष के अंदर, आपके फेफड़े के अंदर का जो दाब है, किसका दाब? वायु का दाब है, वह कम हो जाएगा। अब फेफड़े के अंदर दाब कम हो जाने से वायु अंदर की ओर प्रवेश हो जाती है, यानी अंतःश्वसन हो जाता है। ठीक है, यही देखिए कह रहा है कि अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र वक्ष अक्ष के से में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरा परसुक पेशियों का संकुचन पेशियों और उरोजस्थि को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठधार अक्ष में वक्ष गुहा का कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वही मैंने जो बताया वही बात है, ये पसलियां बाहर की ओर चल जाती है, ये जो डायफ्राम होता है वो नीचे चल जाता है, जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण
फुसफुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुसफुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, वही बात है, जब फेफड़े का दाब कम हो जाता है वायुमंडल के दाब से, तो सांस अंदर की ओर आ जाती है, वायु अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे देखते हैं, डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशियों का शिथिलन डायफ्राम और उरोजस्थी को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वृक्षीय, ये वक्षीय होना चाहिए, वक्षीय आयतन को घटा देता है, जिससे फुसफुसी आयतन भी घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर फुसफुसी दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये फिगर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अस्थियां हैं जहां से ये नीचे की ओर गई थी और बाहर की ओर गई थी, ये बाहर की ओर गई थी और ये डायफ्राम नीचे की ओर गया था, अब यह ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाने से इसमें ये क्या हो जाता है, शिथिलन हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। अब जब आयतन कम होता है, वक्ष का आयतन कम होता है, तो फेफड़े का भी आयतन कम हो जाता है, यानी फेफड़े पे दबाव था, यानी जो कि अब फेफड़ा पहले आपने ऊपर देखा था, ये बड़ा था, इतना बड़ा हो गया था, अब यह छोटा हो जाता है। छोटा हो जाने से फेफड़े के अंदर दाब बढ़ जाती है और वायुमंडल का तो दाब उतना ही है, तो फेफड़े का दाब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वायु बाहर की ओर निकल जाती है और निःश्वसन हो जाता है, यानी सांस शरीर से बाहर निकल जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतः एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। तो याद रखिएगा, मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, तो 12 से 16 बार। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जाता है, जो फुसफुसी क्रियाकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। अब किसी को कोई बीमारी होती है, यानी फुसफुस से संबंधित बीमारी हो, श्वसन से संबंधित बीमारी हो, तो श्वसन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका आकलन करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसे कहते हैं स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर आपने इस कोरोना काल में तो देखा ही होगा, एक फूंकने वाली होती है मशीन, उसमें फूंकते हैं, जोर से फूंकते हैं, तो इससे पता चलता है कि फेफड़ों में कितनी जान बची है, कितना वह स्वस्थ है। ठीक है, तो स्पाइरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, वायु का आकलन करते हैं कि कितनी वो फेफड़े जो है वो कितना दाब उत्पन्न कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये नैदानिक मूल्यांकन है, यानी किसी बीमारी को ये पता लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला है श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ठीक है, चलिए जानते हैं। ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं, सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतः श्वासित या निश्वासित वायु का आयतन लगभग 500 मिलीलीटर होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित या निश्वासित कर सकता है। यानी जब मनुष्य एक बार श्वसन करता है तो कितना करता है, लगभग 500 मिलीलीटर। ठीक है, 500 मिलीलीटर करता है, और यह 12 या कितना बार होता है, 16 बार होता है। तो अगर 12 बार अंतर श्वसन हो रहा है तो 12 में 500 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाता है 6000, या फिर अगर कभी 16 बार होता है तो 16 में 500 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाता है कितना, 8000। ठीक है, तो एक मनुष्य 1 मिनट में क्या करता है, 1 मिनट में लगभग 6000 मिलीलीटर वायु को अंदर, 6000 से 8000 के बीच में, 6000 से 8000 वायु प्रति मिनट या तो अंदर लेता है या फिर बाहर छोड़ता है। कितना, 6000 से 8000 मिलीलीटर 1 मिनट में, जबकि एक बार में कितना लेता है, 500 मिलीलीटर। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। ठीक है, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन जिसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जिसे हम लोग IRV भी कहते हैं। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है, यह औसतन 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होता है। तो अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन किसे कहते हैं, तो वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक
अंतःश्वासित कर सकता है। और ये कितनी होती है? 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर। यानी आप कितना ही बल्ब लगा करके सांस को अंदर लें। ऐसे सामान्य व्यक्ति तो 500 लेता है, लेकिन आप कितना ही मेहनत लगाकर, कितना ही बल लगा करके सांस को अंदर लें, तो आप 2500 से 3000 मिलीलीटर वायु को ही अंदर ले सकते हैं। इससे ज्यादा आप अंतःश्वासन नहीं कर सकते हैं। यानी कितना ही सांस लीजिएगा एक बार में, जितना भी आप ले लें, आप 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर वायु ही ले सकते हैं। ठीक है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन, यानी जिसे कहेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम ERV भी कहते हैं। ये सेम इसका उल्टा होगा, यानी वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है। औसतन यह 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर होती है। यानी आप कितना ही मेहनत कर लें, कितना ही बल लगा करके सांस को छोड़ दें, तो क्या होता है? आप इतना ही वायु को छोड़ सकते हैं। ठीक है। अगला जानते हैं। अगला है अविशिष्ट आयतन, यानी जिसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम या RV कहते हैं। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वासन के बाद भी फेफड़े में शेष रह जाता है। इसका औसत 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। ठीक है। यानी आप कितना ही बल लगा करके छोड़िएगा, आपके फेफड़े के अंदर 1100 से 1200 मिलीलीटर वायु रह ही जाएगी, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुसफुसी क्षमताएं या उसी को कहते हैं फुसफुसी धारिताएं निकाली जा सकती है, जिसका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है। यानी कभी कभी किसी को स्वास्थ्य बीमारी होती है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि वही टेस्ट लिख देते हैं फुसफुसी क्षमताएं चेक कराने के लिए। तो उसमें अंतर श्वसन, बाह्य श्वसन और ये वॉल्यूम वगैरह सब चेक किया जाता है कि वायु एक मनुष्य एक बार में अधिकतम कितना अंदर सांस ले रहा है, कितना छोड़ पा रहा है, और छोड़ने के बाद उसके फेफड़े में वायु कितना बच रहा है? 1100 से 1200 मिलीलीटर बचना ही चाहिए। ठीक है। चलिए अगला समझते हैं अंतःश्वसन क्षमता, यानी इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसे IC कहते हैं। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, जिसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। यानी IC किसे कहेंगे? तो होगा IC इक्वल टू TB प्लस IRV। यानी आपको IC निकालना है, अंतःश्वसन क्षमता निकालना है। तो यह क्या है? श्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा, यानी श्वसन के बाद जो वायु की कुल मात्रा है जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, जिसमें ज्वारीय आयतन और अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःश्वसन क्षमता। यानी अगर आपको किसी व्यक्ति की अंतःश्वसन क्षमता निकालनी है तो आप क्या करेंगे? ज्वारीय आयतन और अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ऐसे ही निश्वसन क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे? सामान्य अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिससे व्यक्ति निश्वासित कर सकता है, जिसमें ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित हो, उसे निश्वसन क्षमता कहते हैं। ठीक है। तो क्या होगा? श्वसन के बाद जो वायु की कुल मात्रा है जो एक व्यक्ति निश्वासित कर सकता है, उसको कहते हैं निश्वसन क्षमता। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन को जोड़ देंगे तो हमें वह प्राप्त हो जाएगा निश्वसन क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसे FRC कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निश्वसन सुरक्षित आयतन और विशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं, जिसे ERV प्लस RV से निकाला जा सकता है। अब जानते हैं जैव क्षमता, यानी वाइटल कैपेसिटी, जिसे VC कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। बलपूर्वक निश्वासन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, यानी पूरा सांस आप छोड़ दीजिए, उसके बाद अधिकतम वायु आप कितना ले सकते हैं, उसको कहेंगे जैव क्षमता। इसमें ERV, TB और IRV सम्मिलित होते हैं। अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन या निश्वसन के बाद कर सकता है। ठीक है। तो है जैव क्षमता। फेफड़ों की कुल क्षमता, यानी टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित
वायु की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं। और इसमें आरबी, ईआरबी, टीबी और आईआरबी भी सम्मिलित होता है, यानी जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता। ठीक है, तो ये सारे चीज यूज करते हैं। इसके लिए फेफड़ों की जो फेफड़ों संबंधी बीमारियां हैं उनका पता लगाने के लिए ये सब टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे कई बीमारियां हैं जहाँ पे लंग से संबंधित बीमारियां होती है, जैसे दमा वगैरह है, या कोरोना में तो आप देख ही रहे हैं, ये सांस लेने की समस्या सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे है गैसों का विनिमय, जिसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।